बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 8 का क्वेश्चन नंबर 9 इसका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट करेंगे, जिसमें हमें प्रूव दी फॉलोइंग बाय जस्टिफाइंग ईच स्टेप की स्टेटमेंट जो है वो दी गई है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का पहला पार्ट देखते हैं। प्रूव द फॉलोइंग बाय जस्टिफाइंग ईच स्टेप। हमें इस पार्ट को प्रूव करना है और जो स्टेप हम करेंगे उसको हमें जस्टिफाई भी करना है, उसकी हमें रीजनिंग देनी है। तो जैसे इसका फर्स्ट पार्ट दिया गया है तो हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। 4 + 16x/4। इसमें जो हमने इसको इसका जो पहला स्टेप करना है उसमें जो रीजनिंग हम यूज़ करेंगे वो ये है कि अगर फ्रैक्शन हो हमारे पास a/b और जो इसका डिनोमिनेटर है, यानी जो नीचे वाला पार्ट है, डिनोमिनेटर कहते हैं फ्रैक्शन के नीचे वाले हिस्से को, और ऊपर वाले हिस्से को नोमिनेटर कहते हैं। तो इसमें अगर हम इसका डिनोमिनेटर अलग करना चाहें b और नोमिनेटर अलग करना चाहें तो ऊपर 1 आ जाता है और जो इसका नोमिनेटर होता है वो उससे अलग हो जाता है। तो ये वाला जो रूल है वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो इस 4 को, जैसे b को हमने अलग किया है, हम इसको अलग कर लेंगे और मल्टीप्लाई करके जो इसका ऊपर वाला हिस्सा है नोमिनेटर, उसे हम अलग लिख देंगे। तो ये हमने पहला स्टेप इसका किया और ये उसकी रीजनिंग है, ये रूल हमने यूज़ किया है। नेक्स्ट स्टेप में अब हमें देखना है कि इसमें कॉमन क्या आ रहा है। इसमें कॉमन 4 आ रहा है, लेकिन हमें यहाँ पे डायरेक्ट कॉमन नहीं लेना, हमें उसे फैक्टर्स की सूरत में लिख के फिर जो है वो कॉमन लेना है। जैसे 4 है तो हम इसे लिख सकते हैं 4 × 1, और 16 जो है इसे हम लिख सकते हैं 4 × 4। यानी आपने ऐसे उसे ब्रेक करना है कि जो आप कॉमन लेना चाहते हैं वो उसमें हमें मिल जाए, वो साथ में x है। तो यहाँ पे अब जो 4 × 1 लिखा है हमने, 4 को हम 4 × 1 लिख सकते हैं। तो इसकी रीज़न जो है वो रीजनिंग हम ये दे सकते हैं कि ये जो 1 हमारे पास होता है, ये इसे हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है, क्योंकि 1 किसी से मल्टीप्लाई होने से उस नंबर को फ़र्क नहीं पड़ता, तो 1 को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं, जहाँ पे भी 1 मल्टीप्लाई हो रहा हो। अब इसमें हम 4 कॉमन ले सकते हैं, तो ये बाहर हम 1/4 लिखेंगे। 4 अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 1 बचेगा, और यहाँ पे कॉमन लेने के बाद ये 4 हमारे पास 4x बचेगा। तो ये जो इसकी जो रीजनिंग है, ये हमने क्वेश्चन नंबर 8 में पढ़ा था। ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव जो लॉ है वो हम इसमें यूज़ कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है कि इसमें a + b + c हमारे पास इसकी लेफ्ट साइड होती है, a को b से हम करते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या मल्टीप्लाई, और a को c से। तो हमने ये वाली साइड इस साइड से इसे यूज़ किया है। जैसे हमने a कॉमन लिया है तो b + c बचा है, तो वैसे ही हमने 4 कॉमन लिया है तो हमारे पास 1 + 4x बचा है। तो इसकी रीजनिंग है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है जो हमने यूज़ किया है। नेक्स्ट स्टेप में चलें तो हमारे पास एक और प्रॉपर्टी या लॉ होता है, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से अगर देखें तो 3 हमारे पास नंबर्स होते हैं। उनकी मल्टीप्लिकेशन की जो तरतीब है वो बदल सकते हैं कि अगर बाद वाले 2 ब्रैकेट में हैं तो हम पहले वाले 2 को ब्रैकेट में लिख सकते हैं और तीसरा बाहर। तो इसी तरह अगर हम इनको ए बी सी सपोज कर लें तो हम पहले जो 2 नंबर्स हैं इनको हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं इकट्ठे करके 1/4 × 4। तो ये हमारे पास आ जाएगा एसोसिएटिव लॉ, जो हमने उसकी आगे रीजनिंग दी है, और इसको 1 + 4x को वैसे लिख दें। जब 4 और 1/4 हमारे पास इकट्ठे आ गए हैं तो यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी जो है जिसका हमें पता होना चाहिए वो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हमें समझना है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है कि अगर एक नंबर हमें दिया गया और साथ ही उसका रेसिप्रोकल दिया गया है, उलट, यानी 4 है हमारे पास तो उसका उलट होता है 1/4। तो अगर एक नंबर और उसका जो रेसिप्रोकल है या उलट है, अगर वो मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उनका आंसर आता है 1। तो इसे कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो इनको इनके मल्टीप्लाई होने से 1 आंसर हमारे पास आएगा। तो यहाँ पे हम 1 लिख देंगे और साथ में हमारे पास आ जाएगा 1 + 4x। तो रीजनिंग हमने आगे दे दी है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब 1 जब किसी से मल्टीप्लाई होता है, तो ये जैसे पीछे भी हमने यूज़ किया है इस प्रॉपर्टी को,
तो उस नंबर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो वैसे ही आ जाएगा। लेकिन इसकी रीज़निंग ये है कि वन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, इसलिए ये नंबर्स मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, इसलिए ये नंबर से मल्टीप्लाई होने से उन नंबर्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो हम इसके आगे रीजनिंग देंगे। तो अगर हम देखें अपनी राइट साइड को 1 + 4x, तो ये हमारे पास हमारी राइट साइड जो है वो बन गई है और हर स्टेप की हमने आगे रीजनिंग जो है वो भी दी है। तो अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट है उसकी, हम अब लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और उसके भी हर स्टेप की हम जो है वो रीजनिंग दे के तो उसकी राइट साइड साबित करेंगे। तो सबसे पहले इसमें ऊपर वाले हिस्से को देखें, नोमिनेटर को, तो उसमें 6x कॉमन आ रहा है। तो अब हमें इसे इस तरह मल्टीप्लाई करके लिखना है कि हमें वो 6x जो है वो इसमें कॉमन आए, डायरेक्ट हमने नहीं लेना। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 6x × x को। इसी तरह 18 को हम लिख सकते हैं 6x × 3। 6x इसलिए यहाँ पे रखा है ताकि वो नेक्स्ट स्टेप में हम कॉमन ले सकें। नीचे अगर हम देखें तो 3 कॉमन है, तो अब हम इसको लिख सकते हैं 3 × x², और 27 को लिख सकते हैं 3 × 9। तो इसकी रीजनिंग आगे हम देंगे कि ये फैक्टराइजेशन हमने की है, नंबर्स को हमने अपने हिसाब से जो है वो फैक्टराइज किया है। तो रीजनिंग आगे आप इसकी फैक्टराइजेशन देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में ऊपर 6x कॉमन आ रहा है, तो अगर हम 6x कॉमन लें लेफ्ट साइड से, तो यहाँ पे हमारे पास x बचेगा और यहाँ पे 3 बचेगा। तो नीचे अगर हम देखें तो नीचे 3 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे x² बचेगा और यहाँ पे 9। तो ये कॉमन लेना दरअसल हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है हमारे पास, यानी जिसमें हम इस तरह हमारे पास प्लस में या माइनस में जब बाहर कोई नंबर मल्टीप्लाई होता है तो हम इसको a.b प्लस या माइनस a.c लिख सकते हैं। तो अगर हम इस साइड से इसे देखें तो हम a कॉमन ले रहे होते हैं लेफ्ट साइड से, तो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। और ख़ास तौर पे अगर देखें तो ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, तो ये कॉमन लेना असल में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है उसको हम यूज़ कर रहे हैं ऊपर भी और नीचे भी। तो ये हमने इसकी रीजनिंग आगे देगी। अब नेक्स्ट हमने ये करना है कि नीचे वाले हिस्से को देखें तो वो फैक्टराइज हो रहा है डिनोमिनेटर में, तो नीचे वाले हिस्से को हम फैक्टराइज कर लेते हैं। 6x है हमारे पास और ऊपर है x + 3। तो इसको फैक्टराइज करने के बाद फिर हम देखेंगे कि हम कौन सा लॉ यूज़ करके उसको फर्दर कर सकते हैं। तो ये x² है हमारे पास और 9 जो है ये 3 का स्क्वायर है। तो अब इसकी फैक्टराइजेशन हम करते हैं। अगर हम यहाँ पे जो 6 है, इसको अगर हम यहाँ पे 3 पे कैंसिल करने के लिए अगर हम यहाँ पे इसे तोड़ के लिख लें, यानी हम 6 को लिख दें 3 × 2, तो आगे हम रीजनिंग इसकी दे देंगे फैक्टराइजेशन की। तो आगे यहाँ पे हम फैक्टराइजेशन की उसकी रीजनिंग देंगे। हमने 6x को 3 × 2x में उसको फैक्टराइज किया है। अब नीचे हम इसका फार्मूला यूज़ करेंगे 3 × 2x, x + 3 इसका जो फार्मूला होता है वो उसके हम रीजनिंग देंगे कि अगर दो स्केयर्स के दरमियान में माइनस आ जाए तो एक दफ़ा हम उसको प्लस करके लिख सकते हैं और एक दफ़ा माइनस करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको लिखते हैं इस तरह, इस फार्मूले से। तो हम लिखते हैं x + 3 और x - 3। नेक्स्ट जो हमने एक लॉ यूज़ करना है उसके लिए अब हमें ऐसे करना है कि x + 3 नीचे पहले आ रहा है, तो इस x + 3 को भी पहले लिखना है और इस 2x को बाद में लिखना है और इसको पहले लिखना है। इस तरह मल्टीप्लिकेशन में जो जगह चेंज करनी होती है, ये हमारे पास लॉ होता है कम्यूटेटिव लॉ, कि अगर हम अपने मकसद के लिए जगह चेंज करना चाहते हैं नंबर्स की, तो कम्यूटेटिव लॉ हमें मल्टीप्लिकेशन में ये बताता है कि a मल्टीप्लाई b को b मल्टीप्लाई a लिखा जा सकता है। तो इसमें अब हम क्या करेंगे कि x + 3 को पहले लिख लेंगे और जो 2x है हमारे पास उसे बाद में लिख लेंगे। नीचे हमारे पास आ रहा है 3 और x + 3 और साथ में आ रहा है x - 3। इनको अरेंज करने का जो हमारा मकसद था, वो मकसद ये था कि पहले हम रीजनिंग दे लें कि हमारे पास एक लॉ होता है कि अगर फ्रैक्शन है और इस तरह है कि उसके ऊपर c मल्टीप्लाई ए है, नीचे c मल्टीप्लाई बी है, यानी ऊपर सेम आ रहे हैं फैक्टर, तो वो आपस में कैंसिल हो जाते हैं और a/b जो है ये बच जाता है। इसे कैंसलेशन प्रॉपर्टी या कैंसलेशन लॉ कहते हैं, अगर किसी फ्रैक्शन में ऊपर नीचे सेम आ जाए।
तो ये हम रीजनिंग पहले दे दी है। यहाँ पे अगर हम देखें इस लॉ को अगर यहाँ पे यूज़ करें तो इसको आप सी कंसीडर करें और इसको भी सी कंसीडर करें और इसको ए और बी कंसीडर करें, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। रीजनिंग हम ऑलरेडी दे चुके हैं। ये सी के तौर पर अगर हम इनको यूज़ करें तो 3 3 और x+3 कैंसिल हो जाएंगे। इसीलिए हमने x+3 की जगह चेंज की थी ताकि ऊपर नीचे ये सेम आ जाए। तो अब हमारे पास बचेगा ऊपर 2x और नीचे हमारे पास बचेगा x-3। तो जब ये कैंसलेशन जब ये हो जाएगी तो हमारे पास इस रूल के मुताबिक a ओवर b बचेगा। तो रीजनिंग हमने आगे दे दी है। तो ये हमारी राइट हैंड साइड जो है ये बन जाएगी जो हमने प्रूव करना था, 2x ओवर x-3। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 का थर्ड पार्ट करते हैं। इसमें अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेके तो उससे राइट साइड बनाएंगे और हर स्टेप जो है उसकी हमें उसके आगे रीजनिंग भी देनी है, उसको जस्टिफाई करना है। तो यहाँ पे अब हम फैक्टराइजेशन करेंगे ऊपर और नीचे, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में। तो फैक्टराइजेशन करने का तरीका ये है कि जो हमारे पास यहाँ पे नंबर है 10, इसके हम पेयर बनाएंगे। +10 हमारे पास नंबर है और इसके पेयर बनेंगे 1 × 10 और 2 × 5। इनमें से हमें ऐसा पेयर लेना है जिसको यहाँ पे अगर प्लस हो तो प्लस करने से जो दरमियान वाला नंबर है 7 वो बनता हो। यहाँ पे जब प्लस होता है तो जैसे यहाँ पे 2 और 5 हम लेंगे 7 बनाने के लिए यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर प्लस होता है तो हमें दोनों के साथ सेम साइन रखना होता है। वो डिपेंड करता है कि आपको दरमियान में क्या चाहिए। अगर प्लस चाहिए तो दोनों के साथ प्लस रखें, अगर माइनस चाहिए तो दोनों के साथ माइनस रखें। तो यहाँ पे हम लिख देंगे अब एक्स स्केयर, 7x की जगह अब हम ये लिखेंगे +2x +5x और +10 हमारे पास आ जाएगा। नीचे अगर हम जाएं तो अब हमें -10 के जो है वो पेयर बनाने हैं। तो पेयर तो वही बनेंगे 1 × 10 और 2 × 5। लेकिन अब हमें ऐसा पेयर लेना है जिसको माइनस करने से, यहाँ पे माइनस है तो माइनस करने से दरमियान वाला नंबर बनता हो। तो वो है 5 और 2। यहाँ पे जब माइनस आता है तो हमें पेयर में दोनों के साथ डिफरेंट साइन रखने होते हैं। डिपेंड करता है कि आपको दरमियान में क्या चाहिए। माइनस तो बड़े नंबर के साथ माइनस और छोटे के साथ हम प्लस रख देंगे। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स स्केयर और हमारे पास आ जाएगा माइनस, यहाँ पे +2x और -5x और ये -10 भी हम लिख देंगे। तो इसकी रीजनिंग है कि हम ये फैक्टराइजेशन जो है उसका प्रोसेस कर रहे हैं। तो ये फैक्टराइजेशन आगे हम उसकी रीजनिंग दे देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में अगर हम जाएं तो नेक्स्ट स्टेप में हमें इन दोनों में कॉमन लेना है, लेकिन डायरेक्ट कॉमन नहीं लेना। एक्स कॉमन आ रहा है तो एक्स के हिसाब से हम इनको ऐसे लिखेंगे x×x और ये हमारे पास आ रहा है 2 × x। तो यहाँ पे 5 कॉमन आ रहा है तो हम इसको लिख सकते हैं 5 × x और 10 को हम लिख सकते हैं 5 × 2। नीचे अगर हम जाएं तो नीचे इन दोनों में x है तो x × x लिखें और यहाँ पे अगर 2x है तो चूंकि हमने x कॉमन लेना है तो x इसको 2 × x हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट में अगर हम जाएं तो यहाँ पे माइनस है, इसको 5 × x लिखें और 10 को लिख दें 5 × 2। तो अब हम इस तरह ये भी फैक्टराइजेशन है। इसकी रीजनिंग के आगे भी हम फैक्टराइजेशन जो है उसकी रीजनिंग दे देंगे इसकी जस्टिफिकेशन के लिए। नेक्स्ट में हम जाएं तो इन दोनों में हमने देखना है कि x कॉमन है लेकिन राइट साइड से x कॉमन है। तो हम यहाँ पे राइट साइड से x जो है उसको कॉमन लिख देंगे। यहाँ पे जब राइट साइड से x कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे x बचेगा और नेक्स्ट हमारे पास +2 बचेगा। इसी तरह यहाँ पे लेफ्ट साइड से 5 कॉमन है तो यहाँ पे हमारे पास x बचेगा और नेक्स्ट +2 बचेगा। नीचे अगर हम जाएं तो इसमें राइट साइड से x कॉमन है तो राइट साइड से अगर x कॉमन लेते हैं तो पहले हमारे पास x बचेगा और फिर x+2 बचेगा। नेक्स्ट स्टेप में -5 कॉमन है लेफ्ट साइड से तो x बचेगा, ये माइनस इस माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा, 5 कॉमन आया तो 2 बचेगा। अब ये हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है इसमें यूज़ किया है। अगर राइट पे कॉमन लिया है तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, अगर लेफ्ट से कॉमन लिया है तो लेफ्ट है। यहाँ पे राइट है, यहाँ पे लेफ्ट है, तो हम सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो आगे लिख देंगे। उसमें ये दोनों लॉज जो हैं वो आ जाएंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इसकी जस्टिफिकेशन है इस स्टेप की। नेक्स्ट स्टेप में अगर हम जाएं तो नेक्स्ट स्टेप में अब हमें x+2 जो है वो कॉमन लेना है ऊपर और नीचे भी x+2 जो है वो कॉमन लेना है। लेकिन ये कॉमन हम तब ले सकते हैं कि जैसे इधर तो ये लेफ्ट साइड पे आ रहा है और इधर ये राइट साइड पे आ रहा है। तो इन दोनों को लेफ्ट साइड पे लाने के लिए ये x+2 पहले आना चाहिए और 5 बाद में।
इसी तरह ये x+2 भी पहले आना चाहिए और 5 बाद में। तो इसमें अब हम ऐसे करेंगे, पहले तो वैसे लिखेंगे x+2 और साथ में x आ रहा है प्लस x+2 हम ये पहले लिख देंगे और 5 को बाद में लिख देंगे। इसी तरह अगले स्टेप में हम अगर जाएं तो x+2 है हमारे पास और x है, इस x+2 को भी हम पहले लिख देंगे और जो 5 है वो मल्टीप्लाई डाल के तो उसको हम बाद में लिख देंगे। ये जो जगह बदलना है मल्टीप्लिकेशन में, इसे कम्यूटेटिव लॉ या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम कहते हैं। ये तो यहाँ पे हम इसकी रीजनिंग देंगे कम्यूटेटिव लॉ, क्योंकि इसमें अगर a मल्टीप्लाई b हो तो हम उसको b मल्टीप्लाई a लिख सकते हैं। अब लेफ्ट साइड से x+2 कॉमन आ रहा है ऊपर भी और नीचे भी, तो अगर हम x+2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा x और यहाँ पे कॉमन लेने के बाद बचेगा +5। इसी तरह नीचे अगर हम जाएं तो लेफ्ट साइड से x+2 कॉमन लेते हैं तो पहले हमारे पास बचेगा x और फिर बचेगा 5। दरअसल ये कॉमन लेना डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है कि x+2 x से मल्टीप्लाई हो रहा है, x+2 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ऊपर वाला बन रहा है। तो ये कॉमन लेना यहाँ पे, जैसे हम पिछले क्वेश्चन, तो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, तो यहाँ पे लिखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाने के बाद अगर अब हम नेक्स्ट स्टेप में देखें और उसकी रीजनिंग हम पहले ही आगे लिख दें, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में हमने यूज़ किया था कि अगर c मल्टीप्लाई a आ रहा है और नीचे c मल्टीप्लाई b आ रहा है फ्रैक्शन में, ऊपर नीचे सेम है जैसे कि c, तो आपस में कैंसिल हो जाते हैं और a ओवर b जो है वो हमारे पास बचता है। इसे हम कहते हैं कैंसिलेशन लॉ या कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। तो ये कैंसिलेशन लॉ अब लगेगा, इसको हम c सपोज कर लेते हैं, x+2 को, तो ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा x+5 ऊपर ये कैंसिलेशन लॉ लगाने के बाद और x-5। तो ये हमारी जो राइट साइड है, ये भी यही हमें रिक्वायर्ड थी, हमारी राइट साइड बन जाएगी। तो ये तो था स्टूडेंट आज का लेक्चर। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ अता फरमाए, अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। खुदा हाफिज़।